हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे शिनकानसेन मतलब कि बुलेट ट्रेन्स के बारे में। तो शिनकानसेन चलती है जापान में और जापान में ही इसकी इन्वेंशन हुई थी, वहीं पर ये बनी थी और आज भी वहाँ पर बहुत बखूबी ये चल रही है। उसके साथ साथ अब कई कंट्रीज़ में इनकी डिमांड बढ़ गई है। फिलहाल तो इंडिया में भी आने वाली है कुछ ही दिनों में। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा कि इंडिया में उसका ऑपरेशन किस तरह से रहेगा और कहाँ पे रहेगा, और साथ ही साथ इंडिया में भी और कहाँ हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ शिनकानसेन के बारे में जानेंगे, मतलब कि आज की वीडियो में आज हम सिर्फ बुलेट ट्रेन्स के बारे में जानेंगे। तो ये बात थी 1964 की, जब जापान में पहली बार एक हाई स्पीड ट्रेन चली थी जिसका नाम रखा गया था शिनकानसेन, जिसे कि बाद में कहा गया बुलेट ट्रेन। और ये वर्ल्ड की सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी थी, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन भी यही थी और इसे जापान ने बनाया था। अब जापान तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। अब आप सोचिए 1964 में, मतलब इतने पहले से उसके पास ये बुलेट ट्रेन है, और हमारे इंडिया में तो अब 2023 में बनने जा रही है, और वो भी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं की है। पर कोई बात नहीं, इंडिया में भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। एक कहावत है ना, शेर के मुंह में इंसान का खून लग चुका है, उसी तरह अब इंडिया भी है। कुछ ही दिनों बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाला है, आप बस देखते जाइए। तो बुलेट ट्रेन एक्चुअली में एक EMU ही होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। EMU तो मैंने आपको समझाया ही था एक वीडियो में। उसके पहले मैंने आपको मेमू ट्रेन्स का भी बताया, डेमू ट्रेन्स बताया, वंदे भारत एक्सप्रेस बताया। ये बुलेट ट्रेन्स भी उसी कैटेगरी में ही आती है, मतलब कि EMU ट्रेन्स। तो इसमें टोटल 16 कार्स होते हैं, 400 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है और एक डिब्बा मैक्सिमम 25 मीटर लेंथ का होता है। और मेन है सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड। तो ये चलती है 240 से लेके 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मतलब कि मैक्सिमम ये जाती है 320 पे, और बाकी कई जगह इसका वेरिएशन रहता है। जिस हिसाब से ट्रैक्स बने हैं उस हिसाब से ट्रेन्स चलती है। और एक बुलेट ट्रेन की टेस्टिंग हुई थी जापान में 1996 में, जिसकी स्पीड गई थी 440 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर ही रखी गई बाद में। अब कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रहते हैं जिन्हें मेंटेन करना पड़ता है, जिस कारण से स्पीड को थोड़ा कम कर दिया जाता है। अब ट्रायल्स में तो हम कितना भी भगा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में लोगों के हिसाब से जैसा उनको कंफर्टेबल लगे उतना स्पीड को घटाना पड़ता है। इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर की। और जापान में इसका टोटल नेटवर्क है 2764 किलोमीटर का। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा माया जाल है सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन्स का। इसलिए जापान सबसे ज़्यादा फेमस है बुलेट ट्रेन्स के लिए, मतलब कि शिनकानसेन के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल EMU की तरह ही होती है। तो इसमें एक कोई बड़ा इंजन नहीं रहेगा, इसमें कई सारे छोटे छोटे इंजन्स रहते हैं। और इसके 16 कोचेज़ में टोटल 50 इंजन्स लगाए गए हैं, और इसी कारण से थोड़ी लाइट वेट रहती है। और एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों इसके काफ़ी ज़्यादा दमदार होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सारे इंजन्स हैं, तो जैसी एक्सेलरेशन होगा तो थोड़ा करके ये पूरी गाड़ी को बड़े ही आराम से खींच लेंगे। वरना बाकी ट्रेन्स में क्या होता है कि अलग से एक इंजन लगाते हैं जिसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और वो अकेले खींचता है। और वहीं ये EMU वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत तेज़ी से होता है। इसके ब्रेक्स की बात करें तो एयर ब्रेक्स ही लगे हैं नॉर्मली, जैसे हर ट्रेन में होते हैं, और वही सफिशिएंट भी है ट्रेन को रोकने के लिए। और इसमें टोटल 128 व्हील्स लगाए गए हैं, मतलब कि एक पूरे सेट में 16 कोचेस के एक सेट में 128 व्हील्स हैं। और जापान की जो शिनकानसेन लाइन है, इसे हम कहते हैं बिजिएस्ट एंड सेफेस्ट। बिजिएस्ट इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग जापान में बुलेट ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, और सेफेस्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, पर उनके बावजूद ट्रेन्स एकदम आराम से रन करती है। और जापान में ये रिकॉर्ड रहा है आज तक का कि जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हों उसमें एक भी जन मरा नहीं है उनकी वजह से। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एवरेज डिले बताऊं बुलेट ट्रेन्स का, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 24 सेकेंड। और वो भी मैं आपको बता दूं, अगर जापान में ट्रेन्स थोड़े से भी सेकेंड्स की देरी से आती है तो उसमें पूरे लोको पायलट्स और उसके पूरे स्टाफ को सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी पंक्चुअलिटी कितनी बढ़िया है और जापान में टाइम कितना महत्व रखता है लोगों के लिए। अब ये जो इतना तेज़ भाग रही है तो इसके लिए कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसे आगे और पीछे से बिल्कुल एरोडायनेमिक बनाया गया है। एरोडायनेमिक क्या है? तो अब सबसे जो पहला वाला डिब्बा है, मतलब कि जहाँ से लोको पायलट ऑपरेट करता है, तो उसे आप देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से उसे बनाया गया है, मतलब कि वो पूरा स्लैंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती है तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि वो हवा का दबाव पड़ता है बीच में, तो उस कारण से ट्रेन की गति धीमे ना हो, तो इसके लिए ट्रेन्स को एरोडायनेमिक डिज़ाइन का बनाया जाता है। इसी तरह से आप प्लेन्स और शिप्स को भी देखेंगे, वो भी इसी तरह से बने हुए रहते हैं। बाकी बुलेट ट्रेन्स तो कुछ ज़्यादा ही एरोडायनेमिक है, जो कि आपको फोटो में देखकर ही पता चल रहा होगा। बाकी इसे तेज़ चलाने के लिए इसे पूरा का पूरा एलिवेटेड रूट ही दिया जाता है। अब एलिवेटेड रूट से क्या होता है कि इसमें बीच में कोई नहीं आ सकता, मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वहीं अगर आप इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर बीच में कभी कोई गाय आ जाती है, कभी कोई इंसान आ जाता है, जिस कारण से कई बार ट्रेन को रुकना पड़ता है बीच बीच में। लेकिन वहीं अगर एलिवेटेड हम रूट कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही हट जाती है। इसलिए बुलेट ट्रेन्स को एलिवेटेड रूट पे चलाया जाता है, जिस कारण से इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसके ट्रैक्स को एकदम सीधा रखा जाता है ताकि ये ज़्यादा मुड़े उड़े ना, क्योंकि जब भी ट्रेन मुड़ती है तो वहाँ पर स्पीड कई बार कम करना पड़ता है। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रैक्स को पूरा सीधा रखें।
वहीं अगर हम इंडिया का एग्जांपल दें तो यहाँ पर तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर ट्रैक्स तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। एक के बाद एक कर्व्स आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ के भी इंजीनियर सुधरेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर भी सब कुछ ठीक होगा। अब मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो पेंटोग्राफ है वो स्प्रिंग पेंटोग्राफ रहता है, और जैसा कि इंडिया में यूज़ होता है उससे थोड़ा अलग रहता है। पहले तो आप सोच रहे होंगे पेंटोग्राफ है क्या, तो मैं आपको बता दूं पेंटोग्राफ वो डिवाइस होता है जिससे कि ऊपर OHE वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेके नीचे के ट्रैक्शन मोटर्स को सप्लाई किया जाता है। और बाकी पेंटोग्राफ से हटके इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और बाकी अगर हम इसकी OHE की बात करें तो वो भी 25 किलोवोल्ट के ही रहते हैं। उतना ही सेम लगभग हर कंट्री में है, इंडिया में भी उतना ही रहता है, वहाँ पर भी उतना ही है। अब मैं आपको इसके ट्रैक्स के बारे में बता दूं, बुलेट ट्रेन्स चलती है स्टैंडर्ड गेज में, मतलब कि 1435 mm दोनों ट्रैक्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसी को हम गेज बोलते हैं और इसका नाम है स्टैंडर्ड गेज। इंडिया की जितने भी मेट्रोज है वो भी सारे स्टैंडर्ड गेज में चलती है, बाकी यहाँ की ट्रेन्स ब्रॉड गेज में चलती है। बाकी इसके जो ट्रैक्स रहते हैं तो वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पहला है बेलास्ट मतलब कि गिट्टी, और दूसरा है स्लैब मतलब कि कंक्रीट। तो गिट्टी और साथ ही साथ कंक्रीट दोनों के कॉम्बिनेशन से इसके ट्रैक्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो एक स्लैब होता है ट्रैक्स का, उसका वेट होता है टोटल 5 टन का। वो इसलिए इतना ज़्यादा मजबूत रखा जाता है ताकि वो यहाँ वहाँ या फिर आगे पीछे ना डोले, क्योंकि वहाँ पर भूकंप तो कभी भी आते रहते हैं, तो उसके ट्रैक्स को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उन भूकंप की वजह से। अब अगर मैं इसके सिग्नल्स की बात करूँ तो इसमें लगता है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। अब आप जैसा कि इंडिया में देखते होंगे ट्रैक्स के साइड में सिग्नल लगे रहते हैं, वैसा बुलेट ट्रेन्स में नहीं रहता है। ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है और वहीं से सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं, जिससे कि इसमें अलग से कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोको पायलट्स को डायरेक्टली पता लग जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोटर्स कई सारे डिवाइडेड हैं और उसके साथ साथ इसकी बॉडी थोड़ी सी हल्की रहती है, जिस कारण से इसका वेट हो जाता है कम। और अगर वेट कम रहता है तो पटरियों को नुकसान भी कम पहुंचता है, तो इस कारण से इसकी पटरियां काफ़ी लंबी चलती है, मतलब कि उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मैं आपको बता दूं इसके पूरे कोचेस को पूरा सील किया जाता है ताकि उसमें ज़रा से भी हवा ना घुसे, क्योंकि जितना तेज़ी से चलेगी ट्रेन उतना ही ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस भी आएगा, और उसमें अगर ज़रा सा भी होल या कुछ भी रहा तो ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। इसलिए इसे पूरा का पूरा सील किया जाता है ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना घुस पाए। अर्थक्वेक्स इतने ज़्यादा आते हैं जापान में, इसलिए 1992 में इसमें एक सिस्टम लाया गया जिससे कि जब भी कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है तो इसमें वो लगा डिवाइस पहले ही सेंस कर लेता है, जिससे कि इसमें डायरेक्टली इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं और कोई भी अर्थक्वेक आने के पहले ही ये ट्रेन रुक जाती है। तो ये हो गई इसकी खास टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बता दूं कि यही शिनकानसेन की टेक्नोलॉजी ताइवान, चाइना और यूके में भी है, मतलब कि वहाँ पर भी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन चल रही है। और अभी फिलहाल USA और इंडिया में इसका काम चल रहा है। दोनों जगह जापान जल्दी ही बुलेट ट्रेन बना देगा। इंडिया में भी हम कुछ सालों बाद बुलेट ट्रेन को देखेंगे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। उसकी बाकी डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। बाकी अभी भी कई कंट्रीज़ में बुलेट ट्रेन की डिमांड है, बस इसमें कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी है। अब सारी चीज़ें तो अच्छी हो नहीं सकती, उसका कॉन्ट्रडिक्शन बस ये है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा रूट एलिवेटेड रहता है, तो इसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और साथ ही काफ़ी महंगा भी पड़ता है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि इंडिया में बाकी ट्रेन इतनी स्पीड में क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि बुलेट ट्रेन में आपने देखा कि बस कुछ ही चीज़ों का डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे पहली तो बाधा आती है ट्रैक्स की, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्स के बीच में कोई भी कभी भी आ जाता है। अगर हम ट्रैक्स के दोनों साइड फेंसिंग कर दें तो इंडिया में ट्रेन की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद डिस्टर्बेंस काफ़ी कम हो जाएगा बीच बीच में। बाकी वरना ट्रेन तो हमारी भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, बस ट्रैक्स की कमी है। अगर वो चीज़ ठीक हो जाएंगी तो हमारी भी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। बाकी और भी छोटी मोटी कई सारी चीज़ें हो सकती है इसमें, पर फिलहाल मेन चीज़ें तो यही है कि इंडिया में ट्रैक्स उस कैपेबल ही नहीं है कि यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन चले। बाकी मैं बता दूँ, अगर बुलेट ट्रेन इंडिया में बन भी जाए तब भी उसे कम ही लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो उससे अच्छा लोग प्लेन से जाना प्रीफर करेंगे, क्योंकि प्लेन्स की और इसकी टिकट लगभग इक्विवेलेंट होती है। पर जो भी लोग रेल लवर्स हैं वो लोग तो इसी में जाएंगे। अब जापान लेकिन यहीं पे रुकने वाला नहीं था। चाइना में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन चलती है शंघाई मैगलेव। जापान ने भी एक और टेक्नोलॉजी लाई, जापान में भी मैगलेव लाई गई, और जब उसका ट्रायल हुआ तब उसने स्पीड अचीव करी 603 किलोमीटर/आवर की। अब आप सोच सकते हैं कि वो मैगलेव ट्रेन कितना तेज़ी से चली। फिलहाल ये अभी आई नहीं है, इसका ऑपरेशन शायद 2027 से शुरू होगा जापान में ही, तो तब दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन का टैग जापान के पास चले जाएगा। फिलहाल इसका ट्रायल तो हो चुका है। अब मैगलेव ट्रेन के बारे में भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा दूंगा। तो आई होप आज आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें जानी होंगी शिनकानसेन मतलब कि बुलेट ट्रेन के बारे में, जो कि जापान में चलती है और कुछ ही दिनों बाद ये इंडिया में भी आने वाली है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।